Hello everyone, welcome to Practice Mocks YouTube channel on regulatory bodies examination. So आज हम PIB Insights our series which covers PIB thoroughly. आपको पता ही हम एग्जैक्टली करते क्या है, हम डेली एक आर्टिकल पकड़ते हैं PIB में से जिसको हम थोड़ा ब्रीफ या थोड़ा डिटेल में, नॉट एग्जैक्टली ब्रीफ, थोड़ा डिटेल में समझाते हैं. वो समझाने के बाद हमको 5 क्वेश्चन देते हैं which is on some different topics. Again, those 5 topics are important for our RBI Gateway 2024 एग्जाम. तो हम वो 5 टॉपिक्स पे क्वेश्चन देते हैं आपको एंड ट्राई करते हैं क्वेश्चन का लेवल RBI लेवल के ही इक्वलेंट रहे. इट इज़ अ मिक्स. समटाइम्स आई विल गिव यू सम इजी क्वेश्चंस ऑल्सो जो आपको आसान रहेंगे आंसर करने में, बट समटाइम्स देर विल बी अ मिक्स जहाँ पर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन जो RBI के अंदर पूछे जाते हैं, बिकॉज RBI डज नॉट आस्क क्वेश्चन इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर. ठीक है, तो इट्स नॉट ओनली खाली RBI. अगर आप बाकी एग्जाम भी देखोगे, इवन इफ़ यू सी इस बार का SBI PO अगर आपने मेंस दिया हो तो वहाँ पर जनरल अवेयरनेस, इफ़ यू विजिटेड दोज क्वेश्चंस तो आपको रियलाइज होगा कि इट वाज आल्सो एट पार विद RBI. थोड़ा सा कम हो सकता है RBI से लेवल उसका, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो एट पार ही रह रहा है. तो जनरल अवेयरनेस इज़ बिकमिंग ट्रिकी. तो इसको करने के लिए आपको लास्ट डेज पे अगर आप करते हो तो डिटेल में चीज़ें नहीं कर पाते हो. इफ़ यू स्टार्ट विद द जनरल अवेयरनेस इन द लास्ट मंथ बिफोर द एग्ज़ाम तो आप डिटेल में नहीं पढ़ पाओगे. बट अगर आप PIB डेली लेवल पे फॉलो करोगे तो एक तो आपको लास्ट में आसानी होगी जनरल अवेयरनेस ख़त्म करने में, प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग एक थोरो, एक डिटेल्ड बन जाएगी जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. तो जो हम टॉपिक ऑफ द डे लेके आते हैं उसका पर्पस ही ये रहता है कि सोचो ईच डे अ न्यू टॉपिक इज़ कमिंग एंड दैट टॉपिक इज़ इन अ क्वाइट डिटेल और वहाँ से कोई भी क्वेश्चन फंस सकता है. ठीक है, तो आपको वो टॉपिक ऑफ द डे जरूर पढ़ना है. उसके अलावा जो 5 क्वेश्चन है वो खुद से सॉल्व करने हैं, उसकी हम PIB लिंक आपको PDF के अंदर देते हैं हमेशा. ठीक है, उसके अलावा हाँ, जो मैंने कल 5 क्वेश्चन दिए थे उसके सोल्यूशन भी मैं आपको आज बताऊंगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो हमारे PIB आर्टिकल्स हमने कल के यानी 12 दिसंबर के कवर करे हैं. तो स्टार्ट करते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डे है IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. ठीक है ना, इस पे दो काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है ये चीज़, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है. इवन आई थिंक NABARD के प्री में भी, फेज़ 1 में भी द क्वेश्चन हैज़ कम फ्रॉम द IIP. और कहाँ से है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना. इसके अलावा इसकी डिटेल में भी क्वेश्चन आ सकते हैं इन RBI ऑल्सो. ठीक है, उसके अलावा 5 टॉपिक्स पकड़े मैंने, सारी इंपॉर्टेंट है. एक मैंने लाइक इट इज़ अ मिक्स. इट इज़ नॉट कि सब के सब एक आपके कोई एग्रीकल्चर का, सब के सब फाइनेंस है. इट इज़ अ मिक्स. लाइक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थोड़ा बैंकिंग साइड का हो गया, जनधन योजना थोड़ा सोशल सेक्टर हो गया, ग्राम स्वराज थोड़ा रूरल डेवलपमेंट टाइप हो गया, ये थोड़ा वुमेन सेंट्रिक हो गया जो हमारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है हमारा NRLM. देन हमारे वेरियस कैंपेन्स है. दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. तो ये अगर आपने अनलेस एंड अनटिल आपने ये PIB आर्टिकल नहीं पढ़ा होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे. आई विल टेल यू कि वो क्या है दिस थिंग, वेरियस कैंपेन्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द येस्टरडेज क्वेश्चंस. सो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड पे. ठीक है, इस पे क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा था, क्योंकि कल क्या हुआ था कि सम यूजिंग सम टेक्नोलॉजी द कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज वाज असेस्ड. उसके बेसिस पे ही UDID कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे. ठीक है, तो वो इसलिए न्यूज़ में था. अब हमें खाली ये तो नहीं पता होना चाहिए कि ये चीज़ हुई थी, बट हमें उसके बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा. लाइक UDID के बारे में पता होना चाहिए. तो इट इज़ यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ID कार्ड. ठीक है, सो दिस इज अ डिफरेंट थिंग ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट. डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अलग होता है, ये एक अलग चीज़ है. ठीक है, अब यहाँ पहला क्वेश्चन है कि एज पर दिस एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अमेंड हुआ था पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, यानी इसके अंदर कुछ डिसेबिलिटीज़ ऐड की गई थी. तो हमें ये इसके एक्ट के बारे में पता होना चाहिए. देन इसके में क्वेश्चन है कि UDID जो कार्ड है ये आपकी होम डिस्ट्रिक्ट से इशू हो सकता है एज वेल एज द हॉस्पिटल वेयर द PWD इज टेकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, नाउ सच स्टेटमेंट्स में ना अगर आपको एग्जाम में आती है तो आप गेस वर्क भी ले सकते हो. आप खुद सोचो कि यार अगर बाय चांस समबडी इज नॉट एट हिज होम डिस्ट्रिक्ट, ही और शी मस्ट बी एबल टू गेट द UDID कार्ड. अगर वो कहीं और मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कहीं और होना चाहिए ना. तो क्योंकि अगर सोचो नहीं हुआ तो ही हैज़ टू गो टू हिज होम डिस्ट्रिक्ट टू गेट द UDID कार्ड. सो सच स्टेटमेंट्स में आप ना गेस ले सकते हो कि एक गवर्नेंस के लिए क्या सही है. आप इस एंगल से सोचोगे ना तो आप इसको सही मानोगे. अगर आप सोचो कि नहीं, अगर ऐसा ना हो कि वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके नहीं UDID कार्ड बनवा सकते तो गवर्नेंस सही नहीं हो पा रही है.
इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, ऑलरेडी दे आर डिसेबल्ड, उनको स्पेशली कहा जा रहा है, लेट्स से समबडी डजंट हैव लेग्स, है ना, एम्प्यूटेड लेग्स हैं समझो किसी के, तो उनको बोले कि अब आप जाओ अपनी होम डिस्ट्रिक्ट बना के वहाँ जाकर यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करो टू डिसेबल्ड पर्सन्स, जहाँ उनकी हम मूवेबिलिटी आसान करना चाहते हैं, वी आर टेलीफोर्सिंग देम टू गेट द यूडीआईडी कार्ड फ्रॉम होम डिस्ट्रिक्ट, सो इट इज़ अ बैड गवर्नेंस। सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, बट दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज इट थिंग इट एज द हॉस्पिटल्स वेयर द पीडब्ल्यूडी इज टेकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, दिस करेक्ट स्टेटमेंट। Next is 3 types of color based UDID cards based on the uniqueness of the identity disability. Now this is an incorrect statement. It is not uniqueness, it is severability. मतलब कितनी सिवियर है वो डिसेबिलिटी, उसके बेसिस पे ही 3 टाइप के कार्ड्स दिए जाएंगे। UDID के 18 डिजिट कैरेक्टर्स है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ये फैक्चुअल था। इट रिकॉग्नाइज ऑल 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आधार इज नॉट मैंडेटरी फॉर इशुएंस ऑफ UDID कार्ड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो A, C, D एंड E आर करेक्ट, तो हमारा 5th हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नाउ नंबर ड्रोन दीदी प्रोग्राम, ये क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि इस पे मनसुख मंडावी हमारे मिनिस्टर, उन्होंने आर्टिकल दिया था इंडियन एक्सप्रेस में, एंड उसी को ही हमारे प्राइम मिनिस्टर से दे ही कमेंडेड दैट आर्टिकल, रिप्लाइड ऑन दैट आर्टिकल। सो बेसिकली दिस स्कीम्स लॉन्च्ड इन द प्रीवियस मंथ, बट स्टिल इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक तो ये वुमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, तीनों का मिक्सचर है, तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर आरबीआई, अगर आप नाबार्ड दे रहे हो, कोई और एग्जाम दे रहे हो, तो भी ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया, पूरा फैक्चुअल है, ये फैक्ट्स पता है तो आप इसको कर दोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो पहला है कि 15,000 तक वुमेन एसएचजी सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, इतने पीरियड के बीच में सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस इतनी की दी जाएगी ड्रोन के कॉस्ट की, और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हो रहे हैं ड्रोन की मेंटेनेंस वगैरह में, तो भी अप टू 8 लाख तक का पेमेंट दिया जाएगा वुमेन एसएचजीज को, ठीक है। कुछ अगर ड्रोन के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज चाहिए तो भी अप टू 8 लाख तक का पेमेंट दिया जाएगा इसको, वुमेन एसएचजीज को, ठीक है। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सारे फैक्ट्स ठीक है, तो ऑल ABCD आर करेक्ट। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द फर्टिलाइजर कंपनीज, है ना, LFCs भी कहा था, लीड फर्टिलाइजर कंपनीज, उनकी हेल्प से गवर्नमेंट ने ड्रोन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। बेसिकली क्या पर्पस है ड्रोन डिस्ट्रीब्यूट करने का, स्पेशली वुमेन एसएचजीज की बेसिक, सो दे कैन बाय दैट ड्रोन विद सब्सिडी, जितना सब्सिडी अमाउंट मिल रहा है, रेस्ट दे कैन गेट द लोन समथिंग, वंस दे गेट दैट ड्रोन, वो फिर उस ड्रोन से फर्टिलाइजर्स स्प्रे करवा सकते हैं, एज अ इसको रेंट दे सकते हैं उसको, इट कैन बी अप्लाइड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो अभी फिलहाल उस पर्पस के लिए ही हो रहा है। इसमें फर्टिलाइजर कंपनी का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज अल्टीमेटली ड्रोन होंगे वो हमारे फर्टिलाइजर्स को स्प्रे करने के लिए यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर जो पायलट ट्रेनिंग भी दी जाएगी वुमेन को सिलेक्ट किया जाएगा, जो एसएचजीज में से कोई एक वुमेन जो 18 ईयर्स एंड अबव की, को सिलेक्ट किया जाएगा टू ट्रेन हर टू बेसिकली टू यूज़ द ड्रोन, ठीक है ना। ये ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और कौन देगा इसको, द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द LFCs यानी लीड फर्टिलाइजर कंपनीज, ठीक है। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ ये क्वेश्चन था डिजिटल पेमेंट्स का टारगेट का वॉल्यूम में 23-24 का, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स का 18,000 CR, आप डायरेक्ट PIB आर्टिकल खोल के वहां पे इसका आंसर देख सकते हो, ठीक है। हाँ, ये था क्रिटिकल मिनरल्स पे, तो इसका आंसर था हमारा 4th। तो यहाँ पे दिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और नेशनल इंस्टीट्यूट, इसको को नाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स भी है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स दोनों है, ठीक है ना। सो NICM एज वेल एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिटिकल और क्रिटिकल मिनरल्स दोनों एक ही चीज़ है। व्हेन यू ओपन द PIB आर्टिकल, जो मैंने लिंक दी थी, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि दोनों बोथ आर द सेम। तो इनका पर्पस है, व्हाट पर्पस है टू पीरियोडिकली अपडेट द लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। अब खुद सोचो कि यार बार बार कमेटी क्यों अपडेट करे, ऐसी बॉडी बनाए, क्योंकि कमेटी क्या होती है, कभी कभी फॉर्म होती है, इट इज़ नॉट ऑलवेज फॉर्म्ड। तो कमेटीज वाले ऑप्शन आप काट सकते हो अगर गैस करना है अगर आपको, तो बिकॉज कमेटीज आर व्हाट, कमेटीज आर सेटअप ऑन फॉर सम टाइम, इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू हैव एक्सपीरियंस ऑफ मल्टीपल डोमेन्स एट कमेटी, है ना। तो it is better to have some center which have excellence on critical minerals, who have knowledge on critical minerals, who will periodically update, preferably after every 3 years, and notify the critical mineral strategy from time to time. Critical mineral की strategy भी बताएंगे, as well as the update the list of critical minerals, जो भी फिलहाल में 30 के अराउंड critical minerals है ना,
उसकी लिस्ट को हर 3 साल बाद प्रेफरेबली भी अपडेट कर रहे हैं। कौन करवाएगा? दिस बॉडी विल डू इट। ठीक है, इसके अलावा ना दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दिस खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में जरूर पढ़ना। इसका होमवर्क है आपको बेसिकली द पीआईबी आर्टिकल, द लिंक आई हैव गिवन यस्टरडे। इसके बाद फिर गूगल कर लो सीधा इसको, काबिल कि ये करती क्या है, कि किन 3 पीएसयू से मिलकर ये बनी है और इसका पर्पस क्या है, ये आपका काम है, ये खुद से सर्च करना है आपको। ठीक है, ना इथेनॉल पे वी ऑल नो कि बायोफ्यूल में टारगेट हमारा 20% है 2025-26 तक, कि हम 20% तक एटलीस्ट पेट्रोल के अंदर इथेनॉल ब्लेंड कर दें। और उससे हमारा क्या होगा, अराउंड सम आई थिंक हमारा कुछ अमाउंट है विच इज़ ऑल्सो मेंशन इन पीआईबी आर्टिकल, उतने अमाउंट का हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा और हमारा डेफिसिट कम हो जाएगा, हमारी फॉरेन एक्सपोर्ट की अर्निंग्स थोड़ी अफेक्ट नहीं होगी उससे बेसिकली। सो इथेनॉल सप्लायर, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट है ना, ये है हमारा इथेनॉल सप्लायर। ये एसबीआई पीओ मेंस में पूछा गया था इस बारी क्वेश्चन। एंड इंडिया इज येट टू क्रॉस द, दिस इज रॉन्ग, इंडिया इज ऑलरेडी क्रॉस अराउंड 11.5% पॉइंट, इंडिया ऑलरेडी पहुंच गया। ये 2022 के अंदर ही हमने अचीव कर लिया था। तो ओनली ए एंड बी आर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट भी करेक्ट है एंड बी भी करेक्ट है हमारी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आईआईपी इंडेक्स से। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है? पहली बात तो क्योंकि इंडिया का आईआईपी क्योंकि 16 मंथ हाई रहा है, ये हर मंथ आता है बट विद द लैग ऑफ 6 वीक्स आता है, और अक्टूबर मंथ का अब जाके आया है दिसंबर में 6 हफ्ते बाद। तो अक्टूबर का डेटा कहता है कि 11.5% अराउंड, सो 11.7% अराउंड हमारा अक्टूबर 2023 के अंदर दे इतना प्रोडक्शन बढ़ा है। अब किससे बढ़ा है? सेम पीरियड ऑफ द लास्ट ईयर। कोई अगर बोलते हैं ना कि सीपीआई इस मंथ में 6.5%, मैं सीपीआई की बात करूँ आईआईपी, तो इसका मतलब ये होता है कि अक्टूबर या चलो अच्छे कि नवंबर में सीपीआई हमारा था 5%, अब 5% ग्रो किया है इन्फ्लेशन। अब ये कब से ग्रो किया है? क्या पिछले मंथ से ग्रो किया, नहीं कि अक्टूबर से? नहीं, ये नवंबर से ही ग्रो किया, बट ऑफ द लास्ट ईयर 2023 के सीपीआई बोलेगा कि 2022 के नवंबर के सीपीआई से कितना बढ़ा है। सो इट इज ऑफ द सेम मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो आईआईपी भी यही कहता है कि अगर अक्टूबर मंथ का 11.7% है तो इट इज इंक्रीज्ड बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर अक्टूबर का डेटा, उसके डेटा को लेके वहाँ उस टाइम लास्ट ईयर कितना अक्टूबर में प्रोडक्शन हुआ था और इस साल अक्टूबर में कितना प्रोडक्शन हुआ था, इसका इंक्रीज इज 11.7%। ठीक है, तो दिस इज आई थिंक 16 मंथ हाई है, 16 महीने में अभी तक सबसे हाई है। तो इट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, इट इज़ अ गुड थिंग फॉर अस। अब ये कब रिलीज होता है, कौन करता है इसको? हमारा करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ इसको रिलीज करता है, विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी उसके अंडर है। ये मंथली आता है बट इट कम्स विद अ लैग ऑफ 6 वीक्स। मतलब अगर अक्टूबर का डेटा है तो दिसंबर के दूसरे हफ्ते में वो आएगा, अप्रोक्सीमेटली 6 हफ्ते बाद। ठीक है, और जो डेटा अभी आएगा, एक तो वो अक्टूबर का डेटा बताएगा आपको, वो बताएगा क्विक एस्टिमेट्स, प्लस वो बताएगा रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ व्हाट, सितंबर, वो बताएगा फाइनल एस्टिमेट्स ऑफ अगस्त। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अक्टूबर का डेटा अब आया तो ये क्विक एस्टिमेट है अक्टूबर के, बट वो उसके साथ साथ आईआईपी ये भी बताएगा कि पिछले उससे पहले वाले मंथ का रिवाइज्ड, क्योंकि रिवाइज्ड बताएगा और उससे पहले वाले का फाइनल बताएगा। सो 3 चीज़ें बताता है ये। ठीक है, और ऑलमोस्ट 12th ऑन एवरी मंथ को लगभग रिलीज होता है ये। अगर 12th हॉलीडे नहीं है तो 12th को अगर हॉलीडे है तो उसके नेक्स्ट वर्किंग डे पे वो रिलीज करेंगे डेटा को। अब नाबार्ड के अंदर इस साल फेज 1 में नाबार्ड के क्वेश्चन आया था कि कौन कौन सी कैटेगरीज आर क्लासिफाइड अंडर द आईआईपी, मतलब कि जो आईआईपी में क्या इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज किया गया है। इसके बाद मैं अगली स्लाइड में अच्छे से बताऊंगा कि किस किस वे में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, सो आईआईपी है जो हमने लिया है, द मेथोडोलॉजी है हमने आईआईपी की अडॉप्ट करी है, वो हमने करी है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल ऑफिस के रिकमेंडेशन पे। ठीक है ना, और उन्होंने रेकमेंड किया था कि भाई ये सब कुछ होना चाहिए उसके अंदर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। बट ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स ऑफ डेटा हमने सिर्फ और सिर्फ माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी को ही इंडस्ट्रीज को कंसिडर किया। वी हैव नॉट कंसिडर द इंडस्ट्रीज ऑफ कंस्ट्रक्शन, गैस एंड वाटर सप्लाई। तो बाद में क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से हम करते हैं, तो वहाँ पे आंसर था माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सक्लूडिंग गैस, वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आई वुड से। जिसने पढ़ा है आईआईपी तो उनको पता है कि आईआईपी 3 वे में क्लासीफाई करता है इंडस्ट्रीज को,
माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इसके अलावा क्या आईआईपी की क्लासिफिकेशन है उसको जानने से पहले इसका बेस ईयर कितना है, 2011-12 इसका बेस ईयर है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो 11-12 इसका बेस ईयर है, ठीक है। अब ये है क्लासिफिकेशन, ठीक है। पहली क्लासिफिकेशन हमारी ये है, माइनिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिसिटी में है, और फिर टोटल इसका सबसे ज़्यादा कहाँ पे है वेटेज, मैन्युफैक्चरिंग, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग में है ना, और फिर हमारी माइनिंग में, फिर इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्लासीफाई करी है। ये तो हो गई हमारी एक क्लासिफिकेशन। उसके बाद एक होती है यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन, जो प्रोडक्ट्स यहाँ से बन रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे माइनिंग से क्या निकलेगा, मिनरल्स एंड ओर्स निकलेंगे, ठीक है। अब वो कहाँ जाएंगे, प्राइमरी गुड्स में जाएंगे, ठीक है। तो प्राइमरी गुड्स में कौन से आएंगे, जो नेचुरल रिसोर्सेज से निकल के आ रहे हैं। सिमिलरली कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपके किसी कंपनी में कैपिटल का काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मशीनरीज जो आगे प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो दीज आर द कैपिटल गुड्स। देन कम्स इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स जो कहीं ना कहीं आगे यूज होंगे, लाइक कॉटन यार्न, है ना, जो आगे कहीं कन्वर्ट होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आई वुड से कि लेट्स से अनफिनिश्ड और लेट्स से आटा, आई वुड से उसको पैकेज नहीं किया गया, उसको क्लीन नहीं किया गया है, सॉर्ट नहीं किया गया है, तो स्टिल इट इज़ एन इंटरमीडिएट गुड, उसको फाइनल अभी टच देना बाकी है, उसमें चीज़ें ऐड करना बाकी है, तो वो भी हमारा इंटरमीडिएट हो जाएगा। इसको कॉटन यार्न से याद कर सकते हो, इसको आप आई वुड से किसी भी मशीन से याद कर सकते हो, लेट्स से कि ड्रिल मशीन, इसको आप किसी मिनरल के से याद कर सकते हो कि ऐसे से है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स, वो गुड्स जो कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, लाइक ब्रिक्स, ठीक है। अब ब्रिक्स, अब हो गया लाइक सीमेंट, दीज आर ऑल कंस्ट्रक्शन गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स। देन कम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल वो होते हैं जो थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं, लाइक वॉशिंग मशीन, एसी, रेफ्रिजरेटर, दीज आर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। देन कम कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, दीज आर शॉर्ट टर्म गुड्स, लाइक योर हेयर ऑयल हो गया, हमारा वो शैम्पू हो गया, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, दीज आर ऑल कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, ठीक है। अब इन समय वेटेज ऑफ कोर्स प्राइमरी गुड्स सबसे ज़्यादा वेटेज है, देन हमारी इंटरमीडिएट की है, देन हमारे कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स की है, देन ड्यूरेबल्स की सबसे कम किसकी है, कैपिटल गुड्स की है, ठीक है ना। ये आप ध्यान में रख सकते हो कि सबसे कम किसकी वेटेज है, इट इज़ द कैपिटल गुड्स की, ठीक है। अब सारे जो भी इंडस्ट्रीज अंडर आईआईपी इंडेक्स, इसको ना हम काफ़ी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिवाइड करते हैं, कोर इंडस्ट्रीज में डिवाइड करते हैं, और उन इंडस्ट्रीज में से कुछ कोर इंडस्ट्री होती है जो अराउंड 40.27% का वेट ऑफ आइटम्स का होता है जिनका, है ना। तो ये है हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज कहा जाता है इनको। ये होती है हमारी क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, कोल, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ये होती है हमारी। तो यहां पे सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, है ना। देन हमारा इलेक्ट्रिसिटी का है, देन हमारा स्टील का है, ठीक है। तो आपको ये क्लासिफिकेशन याद रखनी है, इनका ऑर्डर भी आपको याद रखना है। इसका ऑर्डर भले आप याद मत रखना, यहाँ पे बस ये थे ना, सबसे कम कैपिटल गुड्स का है ना, सबसे ज्यादा प्राइमरी गुड्स का है, ठीक है ना। और आपको ये याद रख ले, इसकी भी ऑर्डर याद कर ले, और इसको इन दो का ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। सो आईआईपी इज नथिंग, इट इज लाइक एन प्रोडक्शन का डेटा कि इस मंथ में सेम पीरियड लास्ट ईयर से कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, किस किस इंडस्ट्री में बढ़ा है, क्या क्या क्लासिफिकेशन है, इट इज ऑल गिवन हेयर। तो पूरा फैक्चुअल है, दिस नथिंग मस्ट टू अंडरस्टैंड हेयर, ठीक है। अब अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप आईआईपी के एफएक्यूज विजिट कर सकते हो, आप वहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हो, उतनी नीड नहीं है मेरे हिसाब से। आई थिंक इतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, ठीक है। अब हम आगे सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये क्वेश्चन है हमारा, एक इंपॉर्टेंट कैंपेन्स है, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट। एक मैं हिंट दे देता हूँ, दिस इज रिलेटेड टू सम फंड, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिलेटेड है। अब आपको आगे गेस करना है कि इसमें से इसका आंसर क्या है। तो एआईएफ न्यूज़ में था, एआईएफ के बेसिक्स, लाइक एआईएफ में कितना % का इंटरवेंशन मिलता है, क्या क्या एक्टिविटीज कवर होती है, कौन इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बट समटाइम्स आरबीआई आस्क द क्वेश्चन इन सच इनडायरेक्ट मैनर, है ना। उसी के अंदर कैंपेन्स हुए हैं फंड के अंदर, तो उन फंड के कैंपेन्स का पर्पस क्या है, तो उस पर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको बताना है क्या है इसके बारे में, ऑफकोर्स हमारी पीआईबी लिंक है, वहाँ से पढ़ सकते हो। अब अगला दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अब क्योंकि इट इज रिलेटेड टू आर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उससे ये रिलेटेड है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, लाइक स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम,
एंड रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दिस आर ऑल अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। उसी का ही पार्ट है एक हमारा ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो जैसे पता लग रहा है स्किल डेवलपमेंट पे कौशल की बात की जा रही है, यहाँ पे कौशल्य की बात की जा रही है, स्किल डेवलपमेंट पे है, तो आपको बताना है कि किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आपको पीआईबी आर्टिकल से आपको इसका आंसर मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है, ठीक है। अब अगेन नाउ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इट इज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव एंड पीआईबी में जो आर्टिकल आता है इट्स रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स की कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है। तो उसके अंदर ही गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंक्रीज द लिमिट ऑफ ओपनिंग न्यू ब्रांचेस विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो किसी भी बैंक को जब ब्रांच खोलनी होती थी तो आरबीआई की अप्रूवल चाहिए होती थी, बट कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी कि आप अगर आप इतनी ब्रांच खोलते हो मैक्सिमम 10% ऑफ योर एग्जिस्टिंग ब्रांचेस, तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम ऑफ 10% और उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा नहीं हो, वो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कितनी लिमिट के बाद आरबीआई की परमिशन चाहिए ही होगी, ठीक है ना। तो ये दिस इज द क्वेश्चन, इसका आपको आंसर करना है। सेकेंड हमारा पीएम जनधन योजना। अगेन ये क्यों न्यूज़ में था, बिकॉज अराउंड 51 करोड़ जनधन अकाउंट्स बन चुके हैं। इट्स क्वाइट अ बिग फिगर, ठीक है ना। और काफ़ी उसमें से एक्टिव भी हैं, इनएक्टिव भी हैं, बट इट हैज़ क्रॉस दिस लिमिट। तो उसी में ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये काफ़ी बारी रिपीट होता है बिकॉज पीएम जनधन योजना एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इट्स जेम ट्रिनिटी, बिकॉज ऑफ इट्स सोशल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, बिफोर इट्स कैटेलाइजिंग नेचर। बिकॉज ये क्या करती है कि बाकी स्कीम्स के इंप्लीमेंटेशन करवाती है। लाइक किसी को इंश्योरेंस चाहिए, दे नीड टू हैव बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कैसे होगा, वन दे नीड टू हैव पीएम जनधन अकाउंट, दे कैन गेट द इंश्योरेंस, बी इट देयर हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और एनी अदर इंश्योरेंस, ठीक है। तो उसी पे क्वेश्चन है कि कोई काफ़ी थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको आपको थोड़ा पढ़ के ही आंसर करना पड़ेगा। ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट दिस टू आर कंसेप्चुअल, ठीक है। तो इसमें से आपको करेक्ट बताना है। तो अगेन व्हेन यू ओपन द पीआईबी आर्टिकल तो उसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाना चाहिए। नहीं मिल रहा है तो आपको खुद से भी सर्च करना है, अदरवाइज फिर नेक्स्ट डे वेट करो, फिर नेक्स्ट डे हम इसका आपको सोल्यूशन विद आंसर बताएंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा ऑन द राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है ना। दिस इज अगेन, जिससे पता लग रहा है ये हमारी पंचायती राज से रिलेटेड समथिंग है। तो इसका पर्पस क्या है, मैं पर्पस आ जाता हूँ। बेसिकली क्या है कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमारी जो पंचायत है उनको थोड़ा नॉलेज देना, उनको अवेयर करवाना, प्लस काम को मॉनिटर करवा पाना। दे माइट नॉट अंडरस्टैंड ऑल द एसडीजीज, तो उनको लोकलाइज्ड वे में चीज़ें करके देना ताकि वो अच्छे से समझ पाएँ, इंप्लीमेंट कर पाएँ। इसके रिलेटेड ही स्कीम है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। इसके बारे में एक क्वेश्चन है, अब थोड़ा टफ है, नहीं आता तो यू कैन रीड इट फ्रॉम दी पीआईबी लिंक, ठीक है। तो हियर आर द पीआईबी लिंक्स, जस्ट डाउनलोड द पीडीएफ एंड गो थ्रू देम वंस एंड आंसर देम इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको पीआईबी लिंक नहीं खोलनी है तो अगर आपको अपने आइडिया पे, हंच पे आपको आंसर करना तो स्टिल यू आर वेलकम टू आंसर देम इन द कमेंट सेक्शन। वहाँ पे कमेंट सेक्शन में करोगे एटलीस्ट इससे आप पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। सो ट्राई टू आंसर देम बिकॉज ऑल द क्वेश्चन आर रिलेटेड टू योर एग्जाम। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने बिल्कुल ही डिफिकल्ट कहीं और से पूछ लिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर है इनिशियली। तो ट्राई टू आंसर देम, ठीक है। उसके अलावा आईआईपी के फैक्ट्स पढ़ लेना, ये सारे पूरा फैक्चुअल था, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं था। एंड दिस क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू गाइज एंड कीप स्टडिंग।